अब देखिए, जो प्रीवियस टॉपिक में हमने 3 एग्जाम्पल किए थे, उनमें से एक एक को डिटेल से पढ़ना है। तो इसमें से सबसे पहला है अपना विस्कोसिटी। देखिए, माना किसी गैस का XY तल में दो समांतर पृष्ठों AB व CD के बीच में धारा रेखी प्रवाह हो रहा है। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कोई लिक्विड जो है XY प्लेन की दो परतें बनाई है। ये XY प्लेन है मान लीजिए, इधर भी XY प्लेन है मान लीजिए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्रवाह हो रहा है उसका इस तरह से प्रवाह हो रहा है, और ये XY प्लेन है। तो z डायरेक्शन कौन सी हुई? वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास z डायरेक्शन हुई। और ये परत हमारे पास कौन सी है? AB है। और ये परत हमारे पास कौन सी है? CD है। ये डायग्राम में कहना चाह रहा है, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है? यह गैस XY तल के समांतर परतों के रूप में x दिशा में प्रवाहित हो रही है। वो बोल रहा है कि x दिशा में, तो इसका मतलब XY प्लेन है, और अगर हम प्रवाह इस दिशा में मान रहे हैं तो ये डायरेक्शन आप x मान लीजिए, करेक्ट। तो वो डायरेक्शन अपने आप कौन सी हो जाएगी? y हो जाएगी। x दिशा में जा रही है, ठीक है। पृष्ठ AB स्थिर है, तो वो परत जो इस पृष्ठ के संपर्क में होगा उसका वेग 0 होगा। अब AB परत जो है, AB परत पे भी पानी है, लेकिन मैंने कहा था ना, पानी के पाइप में से जब आप पानी बाहर निकालते हो तो अंदर गीला गीला रह जाता है, क्योंकि जो पानी के पाइप की परत है, पाइप का जो स्टफ होता है प्लास्टिक का, वो अपने संपर्क में आने वाली परत को रोक लेता है। तो इसका जो वेलोसिटी है वो तो हो जाएगा 0। इससे ऊपर वाली का वेलोसिटी कुछ बढ़ेगा V1, उससे ऊपर और जाएगा V2 ज्यादा होगा। सेंटर वाली जो लेयर होगी उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। ये हमें लिखना है। जैसे जैसे परत से दूरी तल AB से बढ़ती है, परत का वेग भी बढ़ता है। इसी प्रकार Z दिशा में वेग प्रवणता dV by dz उत्पन्न हो जाती है। तो Z दिशा में वेग प्रवणता कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि जैसे जैसे Z दिशा में हम ऊपर जा रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब dV by dz जो है आपका, वो पॉजिटिव है, कि जैसे जैसे Z बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो ये प्रवणता उत्पन्न हो गई, ठीक है। इसके कारण कोई भी परत अपने ठीक नीचे वाली परत द्वारा पीछे की तरफ फोर्स कम महसूस करती है, जो उसकी आपेक्षिक गति को नष्ट करने की कोशिश करता है। ये विस्कस फोर्स होता है, और ये परतों के बीच संवेग के अभिगमन से उत्पन्न होता है। इसका क्या मतलब है समझाती हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर बीच में कोई लेयर आराम से जा रही थी मान लीजिए, तो इसके ऊपर वाली पानी की लेयर है ये, और इसके नीचे वाली पानी की लेयर है ये, ठीक है। तो नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम है, इसकी मान लीजिए वेलोसिटी है 2, इसकी है 3, इसकी है 4। तो क्या करेंगे, ये तो 2 वाली परत है, ये इस तीसरी वाली परत को पीछे की तरफ खींचेगी, और ये जो चौथे वाली परत है ये तीसरे वाली परत को आगे की तरफ खींचेगी। तो बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तीसरी वाली परत जो है वो क्या हो रहा है, जो जिसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड है, वो क्या करता है, फोर्स को फील करती है कि मेरे से नीचे वाली परत जो है वो स्लो चल रही है, तो मुझे भी धीरे करना चाह रही है, और मेरे से जो ऊपर वाली परत है वो तेज चल रही है, तो वो मुझे भी फास्ट करना चाह रही है। तो इस कश्मकश में क्या होता है कि ये जो थर्ड नंबर वाली लेयर है, इसको एक फ्रिक्शन फील होता है। उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो यह बल शान बल कहलाता है, और शान बल परतों के बीच में संवेग के अभिगमन से, तो मोमेंटम जो है, क्योंकि v का चेंज हो रहा है, वो v को m से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, मोमेंटम। तो यहाँ पर मोमेंटम का अभिगमन होता है। अब हम क्या करते हैं, इस स्थिर तल को AB को z बराबर 0 पर माने, तो मान लीजिए इससे z दूरी पर किसी परत q का वेग जो है वो हमारे पास कितना है, vx है। अब यहाँ पर डायग्राम में हमें देखना पड़ेगा, डायग्राम में इंग्लिश का ले लेती हूँ। तो यहाँ पर z बराबर 0 पर, तो मान लीजिए जो AB परत है वो हमने कहाँ पर ली है, z बराबर 0 पर, ठीक है। और उसके बाद देखो Q पॉइंट पर जो हमने परत ली है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, z है। और वहां पर जो पार्टिकल है, यानी वहां पर जो लेयर है, उसकी वेलोसिटी x दिशा में प्रवाह हो रहा है, तो x दिशा में उसकी वेलोसिटी कितनी है, vx है। हम खुद कह रहे हैं कि नीचे वेलोसिटी कम होगी, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो AB लेयर है इससे z दूरी पर हमने एक परत Q बनाई, तो हमारा खुद का डायग्राम बनाएंगे हम। ये हमारी AB परत है, और हमें कह रहे हैं कि इससे Q दूरी, Z दूरी पर, इससे Z दूरी पर, Z निर्देशांक पर एक Q परत बना लो, और यहाँ पर वेलोसिटी रख लो Vx, और वो भी x दिशा में। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में दो परतें बनाएंगे। एक परत हम यहाँ पर बनाएंगे, जो कि ये दूरी मान लीजिए लैम्डा है। अगर ये दूरी लैम्डा है,
और ये दूरी भी मान लीजिए लैम्डा है, तो ये दूरी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, z माइनस लैम्डा हो जाएगा। अगर ये z है, ये कोऑर्डिनेट z पर है, तो ये z माइनस लैम्डा पे हो जाएगा क्योंकि लैम्डा नीचे है। ये ऐसी ही एक परत अगर यहाँ बना दे तो वो कितनी हो जाएगी, z प्लस लैम्डा पे हो जाएगी। और परत CD बना देते हैं वापस, परत CD हमारी बना देते हैं वापस यहाँ पर, ये हमारी परत C और D हो जाएगी। तो अब जो परत हमारे पास रेड कलर से बनाई हुई है z माइनस लैम्डा पर और z प्लस लैम्डा पर, उनका वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए कितना है, vx प्लस लैम्डा dvx अपॉन डेल dz। अब इसका कैसा है ये मैं समझाती हूँ। देखो मान लो डेल z दूरी तय करने पर, डेल z दूरी तय करने पर वेलोसिटी में परिवर्तन होता है डेल vx, क्योंकि x दिशा में प्रवाह हो रहा है इसलिए वेग को तो vx ही लेना है। पानी आपका z दिशा में नहीं जा रहा है, पानी आपका x दिशा में जा रहा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, vx ही लेना पड़ेगा। तो डेल z दूरी तय करने पर वेलोसिटी में देखो डेल z दूरी पर चलने से वेलोसिटी में परिवर्तन अगर डेल vx हो रहा है तो यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने से कितना परिवर्तन होगा, डेल vx अपॉन डेल z। तो लैम्डा दूरी पर कितना परिवर्तन हो जाएगा, डेल vx अपॉन डेल z मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, यानी इतना चेंज हो जाएगा यहां से यहां तक जाने पर। तो वो परिवर्तन ऑलरेडी कितना था, vx था, तो vx तो रहेगा ही, उस vx में ऐड हो जाएगा ये वाली क्वांटिटी लैम्डा डेल vx अपॉन डेल z। सिमिलरली नीचे आओगे तो कितना हो जाएगा, vx माइनस लैम्डा डेल vx अपॉन डेल z। इन तीनों का हमें परिवर्तन मिल गया। अब देखो डायग्राम में यही लिखा हुआ है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे, यहाँ तक आ गए अपन, z प्लस लैम्डा z माइनस लैम्डा पर p व r के वेग जो है वो इतने और इतने हो जाएंगे। लैम्डा मीन फ्री पाथ है, बताऊंगी अभी ये लैम्डा क्यों लिया अपन ने। अब हम गैस के प्रवाह की दिशा के बारे में पार करते हैं। Q को अणु ऊपर और नीचे से कंटिन्यू पार कर रहे हैं, ऊपर से भी अणु पार कर रहे होंगे, नीचे से भी पार कर रहे होंगे। तो Q को पार करने से पहले अपने लास्ट टक्कर में अणु x दिशा में उस विशेष स्थिति अर्थात z, ये भी छोड़ दो, Q के ऊपर निश्चित अपेक्षा अधिक है, ये सब आपको नहीं लिखना है, ये सब भी आपको नहीं लिखना है, ये सब भी आपको नहीं लिखना है, ये सब भी आपको नहीं लिखना है। मैं बता देती हूँ आपको लिखना क्या है। हाँ अब आप फालतू चीजें मत लिखो, अब आप सीधे इसमें आओ। P और R परतों, P और R परत कौन सी है, रेड वाली, रेड वाली जो ली थी ना P और R, ये है हमारी रेड वाली, ये दिस इज P एंड दिस इज R। इस Q परत को ऊपर से भी अणु पार कर रहे होंगे जो P परत से आ रहे होंगे, और नीचे से भी अणु पार कर रहे होंगे जो कि R परत से आ रहे होंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले P और R से Q को पार करने वाले कुल अणुओं की संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए P व R परतों की Q से दूरियां लैम्डा लेने के कारण हम ये मान सकते हैं कि ऊपर से जब Q को पार करने वाली की अणु की लास्ट टक्कर P परत में हुई होगी और इसी तरह से Q को पार करने वाले अणु की लास्ट टक्कर R में हुई होगी। देखो ये यहाँ पर कैसे कह सकते हैं अपन ने ये Q परत बनाई थी, इसके ऊपर P परत है और इसके ऊपर R परत है, और इनके बीच में जो दूरी रखी थी वो लैम्डा रखी थी। हमने लैम्डा की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, लैम्डा वो दूरी होती है जिस दूरी को तय करने में कोई भी टक्कर नहीं होती है। यानी R अणु में, R परत में अगर किसी पार्टिकल की टक्कर यहाँ हुई होगी तो वो टक्कर के बाद अगर सीधा गया है तो उसकी लास्ट में टक्कर फिर इसी परत में आके हुई होगी, इसके बीच में टक्कर नहीं हुई होगी क्योंकि वो लैम्डा के इक्वल है। इसी तरह से यहाँ पर जो टक्कर हुई होगी उसके बाद पार्टिकल की टक्कर सीधे यहाँ पर हुई होगी, इस बीच में कोई भी टक्कर नहीं हुई होगी क्योंकि ये लैम्डा के इक्वल दूरियां हमने ली है, ये बताना चाह रहे थे हम यहाँ पर बस। अब देखो P से Q को पार करने वाले अणु का x दिशा में संवेग कितना होगा, हमारे पास संवेग कितना होगा, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, vx प्लस लैम्डा डेल vx अपॉन डेल z, ये वेलोसिटी है। तो यहाँ का जो अणु होगा उसका वेग कितना होगा, वेलोसिटी मोमेंटम होता है mv, तो मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इतना मोमेंटम। तो अगर ये पार्टिकल Q के पास आता है, Q को पार करता है तो ये इतना मोमेंटम लेके आएगा, और R वाला अगर ऊपर जाता है तो कितना मोमेंटम लेके जाएगा, m vx माइनस
लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड, इतना मोमेंटम लेके वो ऊपर जाएगा। तो ऊपर की तरफ से भी अणु कंटिन्यूअसली पार कर रहे हैं इतना वेलोसिटी लेके, इतना मोमेंटम लेके, और ये वाले भी जो नीचे से अणु पार कर रहे होंगे वो भी इतना मोमेंटम लेके पार कर रहे होंगे। तो यहाँ से देख लीजिए P से Q को पार करने वालों का मोमेंटम ये हो जाएगा और R से Q को पार करने वाले का मोमेंटम ये हो जाएगा, टोटल मोमेंटम आ जाएगा। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए कि अणु जो है, कुल अणु ऊपर से नीचे की तरफ पार करने वाले, देखो Q को नीचे की ओर और Q को ऊपर की ओर पार करने वाले अणुओं की संख्या 1/6 होगी। वो क्यों होगी मैं बता देती हूँ आपको। देखो हमारे पास 3 दिशाएं पॉसिबल है, एक्स वाई जेड। तो कोई भी अणु जो होगा उसकी पॉसिबिलिटी होगी एक्स में जाने की और वाई में जाने की और जेड में जाने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमें क्या लेना है, अगर कोई पार्टिकल एक्स में जाएगा तो क्या वो परत Q को पार करेगा कभी? कभी नहीं करेगा। ये देखो, ये हमारे पास Q थी, ये P और R थी, P है और R है। यहाँ पर कोई पार्टिकल अगर X में गया तो क्या कभी वो इस Q परत को पार करेगा? नहीं। अगर वो Z में गया तो ही वो पार करेगा, यानी अगर वो Y में भी गया तो भी पार नहीं करेगा। तो X में जाने वाला पार्टिकल हमारे किसी काम का नहीं है, Y में जाने वाला पार्टिकल किसी काम का नहीं है, Z में जाने वाला काम का है, वो भी नीचे की तरफ। तो अगर X, Y, Z में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3, 1/3, 1/3। अब Z वाला हमारे काम का है, हमें क्या करना है, P से नीचे की तरफ अणु आना चाहिए, लेकिन Z दिशा तो ऊपर भी जाती है और -Z नीचे भी आती है। क्या अगर पार्टिकल ऊपर जाएगा तो वो Q परत को पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इस 1/3 का और हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 1/6। तो केवल ऊपर से टोटल अणु अगर आपके पास एकांक आयतन में n है तो उनका 1/6 पार्ट ही नीचे की तरफ Q परत को पार कर पाएगा, और नीचे से भी ऊपर की तरफ जो अणु जाएंगे वो कितना होगा? 1/6 n होगा। तो ये 1/6 n का फैक्टर समझ में आ जाएगा। 1/3 x में है, 1/3 y में है, 1/3 z में है। गतिशील अणुओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। ठीक है, 1/6 आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि हम Q और P के बीच में लैम्डा ऊंचाई का और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का एक बेलन पर विचार करेंगे तो इसका आयतन लैम्डा होगा। ये क्या हुई भाई बात, ये देखते हैं। ये बोल रहा है कि Q परत जो है आपके पास, और इधर आपके पास P है सपोज, इधर आपके पास R है सपोज। ये कह रहा है कि यहाँ पर आप एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम लो, एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम लो और उसका ये अनुप्रस्थ काट जो है वो एकांक लो और उसकी जो दूरी है वो लैम्डा के बराबर लो, तो इसका आयतन निकालो। तो वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर को तो 1 मान लिया, हाइट आपने लैम्डा मान ली, तो इस बेलन का आयतन कितना हो गया? लैम्डा आयतन हो गया, करेक्ट। तो अब क्या कह रहा है, बेलन में अब इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? n लैम्डा होगी। कैसे होगी? एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कितनी थी? n। तो इस बेलन में अणुओं की संख्या कितनी होगी? n लैम्डा, क्योंकि इसका आयतन कितना है? लैम्डा। देखो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है n, तो लैम्डा आयतन में अणुओं की संख्या कितनी होगी? n लैम्डा। तो इस बेलन में कितने अणु मौजूद है? n लैम्डा मौजूद है। उन n लैम्डा में से नीचे की तरफ कितने आ रहे हैं? 1/6 n लैम्डा। नीचे की तरफ कितने आ रहे हैं? 1/6 n लैम्डा। तो यहाँ पर देखो 1/6 n लैम्डा अणु आएंगे, और इन 1/6 n लैम्डा अणुओं को परत Q को पार करने में लगा हुआ समय कितना होगा? लैम्डा अपॉन c बार होगा। कैसे लैम्डा अपॉन c बार होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी लैम्डा है। कोई अणु यहाँ से यहाँ तक चला, दूरी कितने तय करी? लैम्डा। कितनी स्पीड से तय करी? मान लो c बार। तो हमारे पास यहाँ पर उसको कितना टाइम लगा? t इक्वल टू होता है दूरी अपॉन स्पीड होता है। तो कितने समय में पार करेगा? लैम्डा अपॉन c। इतने समय में पार करेंगे, कितने अणु पार करेंगे? 1/6 n लैम्डा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अणुओं को पार करने में लगा समय इतना होगा। अतः परत Q के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में पार करने वाले अणुओं की संख्या इतनी होगी। अब मैं बता देती हूँ आपको। तो t समय में पार करने वाले अणुओं की संख्या है ये, तो एकांक समय में पार करने वाले अणुओं की संख्या कितनी होगी? ये होगी t, और t की वैल्यू रखेंगे 1/6 n लैम्डा अपॉन c बार। तो ये हो जाएगा 1/6 n c बार। ये वो अणु होंगे जो एकांक क्षेत्रफल को पार करेंगे और एकांक समय में पार करेंगे, क्योंकि एकांक समय में तो यहाँ ले लिया और एकांक क्षेत्रफल हमने तभी ले लिया था जब हमने क्रॉस सेक्शन यहाँ पे एकांक लिया था, रिमेम्बर।
तो ये अणु वो होंगे जो एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल को पार करने वाले होते हैं, और एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल को पार करने वाली जो संख्या होती है उसको बोलते हैं फ्लक्स। उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स 1/c। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से Q को नीचे की तरफ भी पार करेंगे। अब देखो हमारे पास एक अणु का, ये 3 परतें थी हमारे पास, करेक्ट। यहां से आ रहा था एक अणु, कितना संवेग लेके आ रहा था? इतना लेके आ रहा था। और अब अणु कितने आ रहे हैं? 1/6 n c²। तो टोटल संवेग ऊपर से कितना आ रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ इतना आ रहा है, और नीचे से ऊपर की तरफ कितना जा रहा है? इतना जा रहा है। तो अगर केवल एक डायरेक्शन में लेते हैं, नेट कितना मिलेगा? तो नेट जो होगा वो ऊपर की तरफ जाने, अगर प्लस जेड डायरेक्शन में लेते हैं नेट, तो प्लस जेड में से ये प्लस जेड में जा रहा है, ये माइनस जेड में जा रहा है, तो प्लस जेड में से माइनस जेड वाले को माइनस करना पड़ेगा। तो ये प्लस जेड वाला था, इसमें से माइनस जेड वाले को माइनस कर दिया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से आपका आंसर आ गया ये। ठीक है। और अब हम लगाते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो होता है फ्लक्स जो होता है वो परिचालक बल के बराबर होता है। तो यही आपका बल के बराबर होगा, तो इस जे को एफ के इक्वल रखा, राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज रखी। और हम जानते हैं कि फोर्स जो था वो हमारे पास था, फोर्स इज इक्वल्स टू गुणांक विस्कोसिटी कोफिशिएंट और ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी। ये फॉर्मूला पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था हमने, लास्ट लेक्चर में। तो ये दोनों का राइट हैंड साइड बराबर करेंगे, तो राइट हैंड साइड बराबर करने से कैंसिल आउट करेंगे, तो ईटा की वैल्यू आ जाएगी ये m इंटू एन, जो है वो घनत्व होता है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। तो रो सी बार लेमडा होता है, लेमडा का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, ये भी डेरिवेशन किया था, 1/√2 पाई डी स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ईटा आ जाएगा हमारे पास। गैस के अणुओं की माध्य चाल हमने प्रीवियस लेक्चर जब पढ़े थे तो रूट निकाला था, तो सी बार का फॉर्मूला यहाँ रखोगे तो एक फॉर्मूला आपके पास ये भी आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर स्मॉल m की जगह क्या रखोगे? इस फॉर्मूले से स्मॉल m की जगह रखना है कैपिटल M अपॉन n, और इसी तरह से r की जगह, क्योंकि हमारे पास n के अपॉन जो होता है वो r होता है, तो r की जगह क्या रखोगे? n रखोगे। r की जगह क्या रखोगे? n इंटू के। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे पुट करोगे तो एक फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा। दैट्स इट, ये था हमारे पास विस्कोसिटी का फॉर्मूला। इंग्लिश में दिखा देती हूँ फटाफट से। ये डायग्राम है, ये आपके पास थ्योरी है, इसको पोज करके पहले लिख लीजिए। JPX आ जाएगा, फोर्स निकालना है, फोर्स होता है क्योंकि ये अपन ने पढ़ा था, फ्लक्स जो होता है वो अभिगमन गुणांक और ग्रेडियंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पे ये ईटा के सारे फॉर्मूले। बस ये विस्कोसिटी हो गया। इसी तरह से जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपन पढ़ेंगे वही थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे और डिफ्यूजन पढ़ेंगे। उसके बाद अपना ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट नंबर 4।